हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी जानते हैं कि बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम 1 जून को होने वाला है। अब ऐसे में साइंस के वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, जिनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। तो बेटा जी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम लोग अंतिम दिनों में एटलीस्ट आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में औसतन कितनी मात्रा में मूत्र बनाता है, यानी जो किडनी है वो पूरे 24 आवर्स में कितने लीटर यूरिन बना लेती हैं। तो इसकी रेंज है 1 से लेकर 1.8 लीटर तक। तो आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का क्रम होता है। यानी किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन होगा तो यूरिन बनते वक्त बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से स्टेप होंगे। तो याद रखेंगे इस सवाल का जो सही जवाब होगा, पहला स्टेप होता है फिल्टर करने का, फिल्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप होता है जिसे कहा जाता है सिक्रेशन। तो ये सेकेंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही दिया गया है, याद रखेंगे। गुर्दे जो है इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। ब्लड के अंदर यूरिया नाम का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, इसको बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के रूप में ये बॉडी से बाहर निकलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक फिल्ट्रेशन पर डे कितना होता है, यानी पर डे हमारी किडनी कितना खून फिल्टर कर लेती है। तो याद रखेंगे 180 लीटर। अब आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि पूरी बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड ही लगभग 5 से 6 लीटर है, तो 180 लीटर ब्लड कहाँ से आ गया। एक्चुअल में ये काम हर सेकंड हो रहा होता है, राइट। तो हर सेकंड किडनी क्या कर रही है, आपके ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को सिकुड़ने नहीं देता, यानी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हवा की आवाजाही के बावजूद भी कोलैप्स नहीं होने देगा उस पैसेज को। रिब्स है, स्पाइन है, ट्रेकिया है, या फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो इस सवाल का जवाब होगा आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। उपास्थि के छल्ले इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, डैश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन अ लिविंग बीइंग। जीवित जीवों में लक्षणों की विरासत के सिद्धांत में योगदान किसके द्वारा दिया गया है। ग्रेगर मेंडल, स्टैनली मिनर, चार्ल्स डार्विन, या फिर जेबीएस हॉल्टन। तो याद रखना है इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ग्रेगर मेंडल। एक्चुअल में ग्रेगर मेंडल के द्वारा ही आपके वंशानुक्रम के नियम दिए गए हैं, और इन्हीं को आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लीनियन पदानुक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी आपको जैसे कार्लस लाइनस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पद्धति दी थी कि कैसे जीवों का वर्गीकरण करना है, तो इन्होंने इस हिसाब से बताया था, वो ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर आपका आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसका जवाब आपका सी ऑप्शन होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड आपका स्पीशीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन जो होता है ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर। तो याद रखेंगे इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे, बतख कोशिका में ऑक्सीजन लेने और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, याद रखेंगे। इसके पास राइबोसोम भी होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यही वो जगह होती है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन, या जिसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, वो यहीं पर होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, याद रखेंगे। ऊर्जा का घर कहने के पीछे का रीजन इसका यही है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जानवरों में गति निम्नलिखित में से किस तंत्र की समन्वित गतिविधि है। यानी जब किसी की बॉडी में बेसिकली मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट जो होगी उसके लिए कौन सी चीज जिम्मेदार होती है, यानी कौन सी बॉडी की चीजें हैं, कौन सा ऐसा तंत्र है जो जिम्मेदार होता है मूवमेंट के लिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मस्कुलर, यानी जो मसल्स होंगी,
स्केलेटन होगा और आपका नर्वस सिस्टम, यानी जैसे आपकी हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या होती है, हड्डी के ऊपर होती है आपकी स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स, और ये मसल्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, राइट। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी जिनका अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आपका नायलॉन आएगा, क्योंकि नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। सो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। जबकि हम नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, जो नेचुरल फाइबर होते हैं ये सारे के सारे आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, याद रखना है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके पेपर में कई बार सवाल आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी भोजन का आनुवांशिक संशोधन करना, अम्लीय वर्षा, वनारोपण, या फिर जैव विविधता का हनन होना। बताइए कौन सी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की श्रेणी में नहीं आएगा, किसको हम कहेंगे जो पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो हमारे भोजन के जो भी हमारा नेचुरल फूड आइटम्स है, अगर उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अगर हम उसके मतलब डीएनए को ही चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेन को ही बदल रहे हैं, तो ये तो बेकार चीज़ है। अम्लीय वर्षा से भी नुकसान होगा, और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अगर खत्म होगी तब भी नुकसान होगा। पेड़ लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये तो हमारे लिए फायदे की चीज़ होती है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल गैस रिसाव की घटना किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस लीक जो है ये किस साल हुआ था। तो याद रखेंगे, ये हुआ था आपका 1984 में। और कौन सी गैस लीक हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी गैस लीक हुई थी, राइट। एसिड रेन जो कि एयर पोल्यूशन के कारण होता है, इसमें मुख्य रूप से कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जिसकी वजह से एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जिनकी वजह से होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और आपकी सल्फर की डाइऑक्साइड्स, इनकी वजह से ऐसा होता है। एसिड रेन में एक्चुअल में कौन से दो एसिड का मिश्रण होती है एसिड रेन। तो याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, इन दोनों एसिड्स का मिश्रण होती है आपकी एसिड रेन, याद रखेंगे। मार्बल कैंसर का बेसिकली ये जो घटना है, इसका संबंध किससे है, सूत पार्टिकल, क्लोराफ्लोरा, फॉग और आपका एसिड रेन से। तो याद रखेंगे इसका संबंध अम्लीय वर्षा से है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, आप लोग मुझे बताएंगे, जब कभी एसिड रेन होती है तो एसिड रेन होने की वजह से जो मिट्टी का जो पीएच है वो कितना हो जाता है, ठीक है। मिट्टी का पीएच कितना हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अम्लीय वर्षा के बाद जो अम्लीय मृदा हो जाती है उसका पीएच कितना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।